आप देख रहे हैं राज समाचार। देखो, पहलवानों की देश में पूरी इज्जत और सुरक्षा होनी चाहिए। पहलवानों को पूरी दुनिया के अंदर विश्व विजयी होने के लिए सरकार को पूरे हालात और संसाधन जुटाए कर दिए जाने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज महिला पहलवान संघर्ष की राह पे हैं न्याय पाने के लिए। ये बहुत दुखद स्थिति है जो महिला पहलवानों के विपक्ष का जो माहौल है वो उनकी बात को जस्टिफाइड नहीं कर रहा, और जो पक्ष में जो माहौल है वो इस मांग के ऊपर जोर दे रहे हैं। और ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहलवानों को ये फैसला लेना पड़ा कि वो मेडल्स को गंगा में बहाएं। मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से बड़ा पीड़ित और दुखी हूँ, और पहलवानों को इसमें गंगा में बहाने की बजाय अपनी जस्टिफाइड बात से पीछे नहीं हटना चाहिए। और उन मेडलों की ताकत ही तो उनकी ताकत है। वो मेडल उन्होंने जो जीते हैं वही उनका सम्मान है। उस सम्मान को तो गले में पहन करके यदि कोई उनकी मांग है तो उस पर लगे रहें तो ज़्यादा उचित है। मैं जिन जिन पार्लियामेंटेरियंस का इलाका है, जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं जिनके इलाके से वो पहलवान आते हैं, सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी उनकी मैं मानता हूँ कि वो सरकार के और उनके बीच में कड़ी बन करके इस बात के अंदर न्याय दिलवाने का काम करें। वैसे तो पहलवान पूरे देश के और दुनिया के हैं, सभी का इस तरफ ध्यान होना चाहिए, लेकिन जिनके इलाके से वो उभर करके गए हैं उन मेंबर पार्लियामेंटेरियंस की जिम्मेवारी और भी ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन सर, सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? देखो, सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है ये तो विषय सरकार उसका जवाब दे सकती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार को ये बताया जा रहा है कि आरोप निराधार है। तभी तो सरकार, इसीलिए तो मैंने कहा कि मेंबर पार्लियामेंटेरियन जो स्वयं है जिनके इलाके से वो पहलवान है, वो इसमें निर्णायक भूमिका क्यों नहीं निभा रहे। जो मैं बता रहा हूँ कि मेंबर पार्लियामेंटेरियन जो संबंधित इलाके से वो पहलवान हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि दूध का दूध और पानी का पानी करवा करके दुनिया के सामने सही बात न्याय को लेकर के आए। निंदनीय है क्योंकि वो जंतर मंतर पर बैठ करके अपना प्रोटेस्ट ही तो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये बात शायद दिमाग में रही होगी सुरक्षा कर्मियों के कि एक तरफ नई संसद का उद्घाटन समारोह चल रहा है और दूसरी तरफ प्रोटेस्टर्स उस दिशा में और ज़्यादा एग्रेसिव कदम ना ले लें। उस बचाव के लिए शायद ये स्थिति पैदा हुई है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन वो तो एक सरकार के सामने निष्क्रिय यदि महसूस कर रहे हैं तो सरकारें तो आती हैं और चली जाती हैं। मेडल तो परमानेंट है उनके, तो वो परमानेंट जो विषय है उसको बहाने की बजाय उसको सदा सुरक्षित रखें, और सरकारें आए चली जाएं इस बात की चिंता पहलवानों को नहीं करनी चाहिए। अपनी बात यदि उनकी सही है तो उसके ऊपर संघर्ष रहना चाहिए। तो बृजभूषण ने भी कह दिया था कि इस कदर से मैंने छुआ उस लड़की को, उसके बाद भी एक्शन नहीं होता। सर, मुद्दा तो ये है। मैं तभी तो इसको दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय कह रहा हूँ। यदि मैं निर्णय लेने की जगह बैठा होता तो शायद निर्णय कभी का हो गया होता। देखिए, ये विषय इंक्वायरीज का विषय है, और ये बात ठीक है कि जो व्यक्ति सत्ता में बैठा रहता है उसके खिलाफ एक्शन लेने में विलंब है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो भविष्य तो लोग तय करेंगे। हमने तो आज की बैठक में भी
हमने तो आज की बैठक में भी ये चर्चा की है अपने साथियों के साथ कि आने वाला जो चुनाव है 1 साल के अंदर जो आएगा, उसके अंदर लोग इस बात को सुनिश्चित करें, प्रचारित करें, प्रसारित करें कि इस देश के प्रजातंत्र जिसको हमारे शहीदों ने अपनी ज़िंदगी को गंवा करके, शहादत दे करके वोट की ताकत हमें दी है, उस वोट को डालने की समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। हम पैसे के लालच में वोट को ख़राब ना करें, हम किसी दबंग से डर के कायरतापूर्ण तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल ना करें। हम अपने वोट का इस्तेमाल सही व्यक्तित्व के हक़ में करें, जो व्यक्ति लालच में झुकता ना हो, कमजोरी दबंगई से डरता ना हो और सही बात को कहने का और सही बात का फैसला करवाने का मादा रखता हो, सही बात बोलने की क्षमता रखता हो। इस किस्म के व्यक्तियों को आने वाली संसद में भेजना है, आने वाली असेंबली के चुनाव में ऐसे विधायकों को बना करके भेजना है। हम आज यहाँ हांसी विधानसभा क्षेत्र के बहुत सक्रिय जो कार्यकर्ता थे वो मिले थे मेरे से, और इसी बात के ऊपर बल था कि हम सब मिलकर के हरियाणा और देश के अंदर ये प्रेरणा पैदा करें कि शहीद भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस और अनेक हज़ारों स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा प्रफुल्लित और प्रसन्न हो, रोए ना। इस दिशा में हिंदुस्तान के आवाम को वोटिंग ट्रेंड को अपनाना होगा। तो यदि इस किस्म के व्यक्तित्व के पक्ष में वोट किया होता तो आज इस किस्म की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता और प्रजातंत्र का सही मायना तभी पूरा होता। आप सरकार के खिलाफ ये तो आपको तय करना है मैं किसके पक्ष में बोल रहा हूँ, किसके खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं मुद्दे के पक्ष में, प्रजातांत्रिक प्रणाली के पक्ष में बोल रहा हूँ। मैं वोटर को ट्रेंड करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, प्रेरित करने के लिए बोल रहा हूँ कि मतदाताओं को शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस की शहादत, हज़ारों स्वतंत्रता सेनानियों ने जो खून और अपनी जीवन को बलिदान दे करके आपको ये बहुमूल्य ताकत दी है, इसको सही डालने की आदत हमें बढ़ा लेनी चाहिए। पैसे के लालच में हमें नहीं कमज़ोर पड़ना है, गुंडागर्दी से हमें नहीं डरना है और हमें हवा का रुख नहीं देखना है, हमें सही हवा का रुख बढ़ाना है। कॉन्फ्रेंस का मोटिव तो ये है कि हांसी विधानसभा क्षेत्र के लोग पिछले दिनों से मेरे से चर्चा कर रहे हैं कि मैं जो रेगुलर हर हफ्ते अपने साथियों को मिलकर के उनकी दिक्कतों को सुलझाने का काम करते थे, अपने लोगों की मदद का काम करते थे, उसी बात को दोबारा से शुरू किया जाए। और आज बैठक में ये निर्णय हमने किया कि हर महीने के दूसरे बुधवार को, ऑल्टरनेट बुधवार को, मैं ये समय दोबारा से हांसी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए सुनिश्चित करता हूँ कि जब भी मैं सारा दिन यहाँ रहूँगा और 15 दिन के पखवाड़े की जो भी उनके मसले होंगे, दिक्कतें होंगी, विषय होंगे, उसको उस दिन बैठ करके हम सुनेंगे और उनको निपटाएंगे और अपने साथियों को, हर हांसी की विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को इसी मुद्दे के लिए हम प्रेरित करेंगे कि वो ईमानदारी के साथ वोटिंग ट्रेंड को अडॉप्ट करें, मजबूती के साथ अपने वोटिंग ट्रेंड को मजबूत करें, अपराइट लीडरशिप को विधानसभा और पार्लियामेंट में भेजने के लिए वो काम करें। करप्ट, भ्रष्ट, गुंडे, गलत व्यक्तित्व विधानसभा और पार्लियामेंट की तरफ ना जाए, इस दिशा के अंदर बैठ करके हम। तो अच्छा सवाल आपने किया है। जब मैं हांसी विधानसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता था अपनी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो माननीय मनोहर लाल जी को हमने बुला करके हांसी विधानसभा क्षेत्र का फंक्शन, रैली यहाँ पे किया था और उसके अंदर उस वक्त भी हमारी जिला बनाने की मांग थी और मैंने धन्यवाद किया था उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने हमारी बात को मानते हुए हांसी को ज़िला प्रशासन घोषित कर दिया था और एसपी लेवल का अधिकारी यहाँ बैठने लग गया था और ये पेंडिंग रखा गया था कि जैसे आने वाले समय के अंदर हालात माकूल होंगे और ये तय कर लिया जाएगा कि अब ज़िले की आवश्यकता है, उस वक्त ये विचार करके भी इसको हम ज़िला बना दें। तो वो विषय अभी पेंडिंग है
अब तक कहीं ये विचाराधीन नहीं है, बट मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात में चर्चा और मीटिंग करूंगा कि हमारी उस पेंडिंग मांग को अब समय रहते उसको पूरा किया जाए। ये जो नेताओं के विरोधाभास हैं, इसमें दुष्यंत चौटाला जी कह गए थे उनके पास कोई प्रपोजल ही नहीं जा रहा नहीं, है, पर कौन कह रहा प्रपोजल है? और राणा जी कह रहे हैं कि जी 100% बना के जाऊंगा मैं। देखो तो ये जो वो विरोधाभास है, उनका विषय है। मैंने मेरा विषय बताया कि जिला पुलिस तय करवाने वाले हम थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी मैं करता हूं कि उन्होंने जिला पुलिस इसको बढ़ा दिया था, और जो हमारी मांग थी जिला बढ़ाने की उसको पेंडिंग जो किया था उसके ऊपर अब पुनर्विचार करके इस विषय को दोबारा से तय करें। दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि पूरे हरियाणा में बेरोजगारी नंबर 1 पे है। इस सरकार ने बेरोजगारी को नंबर 1 पर ला दिया। देखो, दीपेंद्र हुड्डा जवान सांसद हैं, अच्छी बात है वो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी ऐसा मुद्दा रहा है जो कोई भी मुख्यमंत्री रहा, कोई भी सरकार रही, बेरोजगारी हमेशा एक मुद्दा रहा है। हमने अपने समय के अंदर ये बात ज़रूर तय की थी कि रोज़गार मिलता है हुनर के साथ, और हुनर नौजवान को दिया जाए ताकि वो रोज़गार में चला जाए। आपको याद होगा जब मैं मिनिस्टर था तो 3380 इंजीनियरिंग कॉलेजेस पॉलिटेक्निक्स में एडमिशन होते थे पूरे हरियाणा में, और 3.5 साल के अरसे में मैंने 1.5 लाख के ऊपर हुनर वाली शिक्षा पैदा कर दी थी, जिससे गुरु जम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हमने बनाई। सेकंड फेज में सर छोटूराम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हमने बनाई। हर ज़िले के अंदर हमने इंजीनियरिंग कॉलेजेस दिए, हर ज़िले के अंदर हमने पॉलिटेक्निक कॉलेजेस दिए, और शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्सेज भी हमने चलाए ताकि रोज़गारों देने के लिए नौजवानों को हुनर दें और वो रोज़गार में जाएं। और मुझे खुशी है आज लाखों बच्चे मेरे उस फैसले की वजह से आज 50,000 से लेकर के 5-5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह विदेशों में, देश में और दिल्ली के 3-4 तरफ, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, बहादुरगढ़, पंचकुला की तरफ, रेवाड़ी की तरफ जो हमारा इंडस्ट्रियल और कॉरपोरेट हाउसेज जितने हमारे हैं, आज उनके अंदर उसी कलम के फैसले की वजह से बच्चे नौकरी करते हैं। वरना यूपी और बिहार से बच्चे हमारे यहाँ सर्विसेज करते थे। हमारे बच्चे दक्षिणी भारत में जा कर के डिप्लोमा और डिग्री करके आते थे। 20-20, 25-25 लाख रुपए डोनेशन और पैसा खराब होता था। आज मात्र सरकारी फीस में, कॉलेज की फीस, यूनिवर्सिटी की फीस के अंदर हमारे बच्चे डिप्लोमा और मान डिग्री के चल करने रहे हैं लगे। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। ये आंकड़ों का खेल है। ये बात ठीक है कि बेरोजगारी आज भी एक समस्या है, और कल भी एक समस्या थी, आने वाले समय में भी एक समस्या रहेगी यदि हम उसके ऊपर निरंतर काम नहीं करेंगे, ठीक दिशा में काम नहीं करेंगे। उस टाइम पर नंबर 1 नहीं था हरियाणा बेरोजगारी में। उस टाइम पर नंबर 1 नहीं था हरियाणा, जो आज नंबर 1 है। ये किसने कहा है? ये ये उनका आंकड़ा है, उनका आकलन है। आप उसकी खोज करो, उन्होंने ठीक कहा है, गलत कहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये आंकड़ा हमेशा ही खड़ा रहा है। पिछले दिनों में एक प्रतिमा आई थी, और उसी आंकड़े को देख करके तो 2 विषय थे जब मैं मिनिस्टर था, एक आतंकवाद फैल रहा था और एक बेरोजगारी फैल रही थी। तो मैंने खुद ये कहा था कि जब तक बच्चों को मैं कलम नहीं दूंगा हाथ में तो वो आतंकवादी बनेंगे, और इसीलिए उस वक्त ये फैसला लिया था कि टेक्निकल एजुकेशन का प्रचार और प्रसार मेरे टेन्योर में मैंने अपनी कलम से किया था। और आज उसकी वजह से, वरना हमारे आंकड़े बड़े और ज़्यादा ख़राब होते। और आज तो बेरोजगारी की बात करते हो सकता है मेरा स्टेट भी आतंकवादी स्टेट बन चुका होता। तो ये लीडरशिप का उस वक्त का सही समय था। आज भी लीडरशिप हमारी इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन चुनौतियाँ अनेक हैं। और आज जो सत्ता की मांग करके नंबर 1 और 2 की गणना कर रहे हैं, उनके समय में भी क्या हाल होगा। ये एक विकराल समस्या है। नौजवानों को रोज़गार देना ही चाहिए, नौजवानों को रोज़गार देने के लिए सरकारों को काम करना ही चाहिए, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी रोज़गार नौजवानों को अडॉप्ट करने चाहिए। अब ये दक्षता की बात है। एक व्यक्ति खुद सक्षम होकर के अपना पैराफर्नेलिया लगा करके 50 और 100 लोगों को रोज़गार देता है, और एक बच्चा खुद मारा फिरता है कि मुझे नौकरी आजीविका कमाने के लिए दे दी जाए। तो ये व्यक्ति की सक्षमता की बात है। मैं क्योंकि टीचिंग से जुड़ा रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि हरियाणा के
देश के विश्व के नौजवानों को रोजगार परक करने के लिए उनको स्किल्ड करना चाहिए, उनको इस क्षमता को प्रदान करने के लिए सरकारों को काम करना चाहिए, नारेबाजी और भाषणों के अंदर नहीं। सर आजकल प्रदेश में, शहर में, जिलों में, सब जगह, गांव में भी नशे की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति हो रही है और पुलिस कोशिश करती है, कितनी कोशिश करती है ये तो सबे पता ही है, परंतु ये नशा जो है दिन पे दिन बढ़ता जाता है। बहुत अच्छा सवाल आपका है। नौजवान को खराब करने के लिए नशे से खतरनाक कोई विषय नहीं हो सकता। पंजाब में ये बहुत फैलने लगा था और उसका प्रभाव हरियाणा में आने लगा था। और मैं तो जो मेरी बहन बेबी सुधा रानी के नाम पे जो ट्रस्ट हम चलाते हैं, बेबी सुधा रानी मेमोरियल ट्रस्ट, उनकी पुण्यतिथि और जन्म दिवस के ऊपर हमने ये प्रेरणा ली थी कि पूरे हरियाणा के अंदर इस बार हम नौजवानों को नशे से दूर रहने के लिए, नशा मुक्त हरियाणा बनाने के लिए ये पूरा साल ये पखवाड़ा हम बनाएंगे। और जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ विशेष तौर से नौजवानों को इस दिशा में प्रेरित करेंगे कि वो इस नशे से दूर रहें और अपने जीवन को और माँ बाप के जीवन को ख़राब ना करें, अपने प्रांत के जीवन को ख़राब ना करें और अपराइट दिशा में अपने करियर को लेकर के वो चलें। तो ये बहुत अहम मुद्दा है। इसके ऊपर मुझे ही नहीं, सरकार को ही नहीं, हर व्यक्ति को प्रेरित होकर के काम करना चाहिए।